आज मैं जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा उसका उद्देश्य है पीएन संधि डायोड की सहायता से किसी अर्धचालक का बैंड अंतराल, एनर्जी बैंड गैप, बैंड अंतराल ज्ञात करना। तो जो पीएन संधि डायोड है वो जिस अर्धचालक का बना होता है उसका हम बैंड अंतराल ज्ञात करेंगे। इसमें जो उपकरण होते हैं, एक अर्धचालक संधि डायोड, जिस भी अर्धचालक का जो निकालना है उसका संधि डायोड लेंगे हम। एक माइक्रोमीटर जो करंट नापेंगे, धारा नापेंगे माइक्रो एम्पियर में। एक बैटरी, एक तापमापी थर्मामीटर, एक कैलोरीमीटर और एक द्रव होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उस द्रव का यूज करेंगे। एक कुंजी और कुछ कनेक्शन वायर्स, यानी जो कनेक्शन बनाएंगे हम उसके लिए कुछ तार चाहिए हमें। तो ये सारे उपकरण हमको आवश्यकता होती है। अब इन सारे उपकरणों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे ये इस चित्र में मैंने दिखाया है। इसमें देखिए ये तो कैलोरीमीटर है, जो अंदर वाला जो बीकर टाइप का जो बर्तन दिख रहा है ये कॉपर का एक कैलोरीमीटर होता है। इसको हम एक दूसरे बॉक्स में रख देते हैं, उसके चारों ओर कोई अचालक पदार्थ भर देते हैं। इस कैलोरीमीटर के अंदर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये डॉट डॉट जो बने हुए हैं ये द्रव है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस पर एक ढक्कन लगा हुआ है, इसमें एक छेद होता है जिसमें से हम थर्मामीटर को घुसा देते हैं और इसमें दो टर्मिनल होते हैं, इनसे हम एक पीएन संधि डायोड को कनेक्ट कर देते हैं और उसको द्रव में लटका देते हैं। एक इसमें एक तार डाल देते हैं, इसकी सहायता से इसको हम द्रव को हिलाते रहते हैं जिससे पूरे द्रव का तापमान समान रहे, पूरे द्रव का जो तापमान है वो समान रहे, इसलिए इसको समय समय पर हिलाते रहते हैं। अब देखिए ये पीएन संधि डायोड है, इसका जो पी जो पॉइंट है यानी पी साइड वो हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो एन साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यानी जो पीएन संधि डायोड है कैसा हो गया, रिवर्स वाइस। एक तो होता है फॉरवर्ड वाइस, एक होता है या पी को पॉजिटिव से जोड़ दें, एन को नेगेटिव से जोड़ दें तो हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस। तो इसको रिवर्स वाइस में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स वाइस में धारा कम प्रवाहित होती है माइक्रो एम्पियर में, तो यहाँ पर जो एमीटर लगाया हमने वो माइक्रो एम्पियर है, ठीक है ना। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर से घूम के ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाता है। बीच में एक कुंजी लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, इस द्रव को पहले किसी बर्तन में गर्म कर लेते हैं, 70-80 डिग्री के आसपास गर्म करके फिर इस कैलोरीमीटर में इसको भर देते हैं और ढक्कन को लगा देते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इस थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते जो भी द्रव का इसको हिलाते भी रहेंगे इस बिलोडर की सहायता से, और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और लास्ट में जाके एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगी। जितना भी द्रव का टेम्परेचर है वो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, रुक जाता है थर्मामीटर का टेम्परेचर पारा बढ़ना, फिर हम इस कुंजी को लगा देते हैं। कुंजी को लगाते ही इस माइक्रो एम्पियर में धारा का मान हमें मिल जाता है। अब चूँकि इस द्रव को हम गर्म नहीं कर रहे हैं, इस बीकर में कैलोरीमीटर में भरा हुआ है ये अब धीरे धीरे ठंडा होगा। तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा धारा का मान भी कम होता जाएगा, धारा भी घटती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा इस माइक्रोमीटर में धारा घटती जाएगी। तो हमारा दो रीडिंग लेनी है हमको, टेम्परेचर और धारा के बीच में। तो सबसे पहले हम जैसे टेम्परेचर मान लीजिए 70 पर आ गया,
तो 70 पर आते ही धारा नाप लेंगे। दो कॉलम बनाएंगे, एक टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड में और एक धारा का माइक्रो एम्पियर में। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी धारा है, फिर 2-2 डिग्री के अंतर से 68 पर कितनी धारा है, फिर 66 पर, फिर 64 पर, 62, 60। तो 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंतर पर हम धारा नोट करते जाएंगे। कम से कम 10-11 रीडिंग हमें, क्योंकि इनमें हमें ग्राफ खींचना है, तो 10-11 रीडिंग हमको लेना ज़रूरी है, तभी हमारा ग्राफ अच्छी तरह आएगा। तो हमें क्या रीडिंग लेनी है, 2 ही रीडिंग लेनी। पहले तो ये सर्किट कंप्लीट करना है, फिर इस CCl4 को गर्म करके इसका टेम्परेचर करीब 80 के आसपास हो जाए, 75 के आसपास हो जाए, इसमें भर देंगे। तो डालते ही क्या होगा, ये कैलोरीमीटर थोड़ा ठंडा होगा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और लगभग 70 डिग्री से रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच जाएगा, उसके बाद गिरना शुरू होगा। तो जैसे ही 70 पर आ जाए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, रीडिंग शुरू कर देंगे 70 पर। फिर 2-2 डिग्री के अंतर पर हम रीडिंग 60 डिग्री तक या 58 डिग्री तक हम रीडिंग, या 50 डिग्री तक, जितनी यहाँ भी हमारी 10 रीडिंग हो जाए, 10-11 रीडिंग, वहाँ तक हम इसकी रीडिंग टेम्परेचर और धारा, जो 70 पर कितनी धारा है, 68 पर कितनी धारा है, टेम्परेचर के घटते हुए मान के लिए हम धारा नोट करते जाएंगे। तो हमने जो लैब में जो प्रयोग किया उसमें जो हमारा रीडिंग आती है वो इस तरह से आती हैं। ये पहले कॉलम में हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और दूसरे कॉलम में हमारी धारा है, धारा माइक्रो एम्पियर में और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 70 पर जो धारा आई वो 54 माइक्रो एम्पियर, 68 पर 48 माइक्रो एम्पियर, 66 पर 42 माइक्रो एम्पियर, 64 पर 37 माइक्रो एम्पियर, 62 पर 33, 60 पर 30, 58 पर 26, 56 पर 37। टेम्परेचर हम अपने आप डिसाइड करेंगे हमें कितना लेना है। तो हमने 2-2 डिग्री के अंतर से टेम्परेचर लिए, 2-2 डिग्री घटता गया टेम्परेचर हमारा, और उस टाइम 52 पर 18 और 50 पर 16। तो हमारी 11 रीडिंग हो गई, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे ही धारा का मान भी घटता जा रहा है, ठीक है। ये हमारी रीडिंग है। इसके बाद 3 कॉलम और बनाएंगे इस टेबल में। हम इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 273 इसमें जोड़ देंगे, तो ये केल्विन में आ गया सारा टेम्परेचर हमारा, ठीक है। फिर इस टेम्परेचर को, इस वाले केल्विन में जो टेम्परेचर है, 1000 में इस टेम्परेचर का भाग दे देंगे। 1000 को इस टेम्परेचर केल्विन में जो टेम्परेचर आया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻³ इस मान को हम इस टेबल में लिख देंगे। बाकी सभी गणनाएं हैं, केवल ये पहली 2 टेबल है वो ऑब्जर्वेशन लेने हैं, बाकी सभी इन्हीं टेबल से, इन्हीं ऑब्जर्वेशन से हमें गणनाएं प्राप्त होंगी। लास्ट का कॉलम है, इसमें जो धारा है हमारी, इसका लॉग लेंगे, क्योंकि धारा जितनी भी है 54 से स्टार्ट हुई और 16 माइक्रो एम्पियर तक गई, तो इसका जो लॉग लेंगे बेस 10 में, तो वो इसमें 2 डिजिट हैं, तो पूर्णांक हो जाएगा 1। बाकी लॉग टेबल से देख के ये लॉग लिख लिया हमने, ये लॉग हो गया। तो अब 2 मान आ गए हमारे पास, 1000/T और लॉग I। अब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा जाएगा इस तरह से। लॉग I को तो हम लेंगे y एक्सिस पर और 10⁻³ को x एक्सिस पर लेंगे, और जो भी हमारे पॉइंट्स 11 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये ग्राफ है। इसमें देखिए हमने x एक्सिस पर लिया है 10⁻³ और y एक्सिस पर लिया है log I। तो जो हमारे 11 पॉइंट थे उनको एक स्केल मान लेंगे पहले। x एक्सिस पर तो हमने मान लिया 0.1 = 2 सेंटीमीटर और y एक्सिस पर 0.01 = 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 11 पॉइंट आ जाएंगे, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जितनी भी रीडिंग है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमें 11 पॉइंट मिल गए। अब इस 11 पॉइंट के चारों ओर हम एक छोटे सर्किल बना देंगे। फिर एक स्केल की सहायता से
एक सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से कि जो मैक्सिमम पॉइंट है उस रेखा पर आ जाए। एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, जैसे ये पॉइंट रेखा पर नहीं है, ये थोड़ा टच हो रहा है, बाकी से लगभग सभी पॉइंट, ये थोड़ा नीचे हो गया पॉइंट, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट को हमें पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाना है। ग्राफ में हमें पॉइंट से पॉइंट नहीं जोड़ना है, केवल स्केल रखकर एक सीधी रेखा इस तरह से खींचेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट हमारी रेखा पर आ जाए। ठीक है। उसके बाद हम कोई 2 पॉइंट ले लेंगे इस रेखा पर। स्ट्रेट लाइन जो आई है हमारी, एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ये एक पॉइंट सी ले लिया, और सी से परपेंडिकुलर नीचे डाल देंगे, और सी से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसी तरह से ए से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर और एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज आ गया ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी। तो अगर हमें इस भुजा का, इस जो रेखा है सरल रेखा, इसका स्लोप ढाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार का जो निकालेंगे वो हो जाएगा इस रेखा का ढाल, स्लोप। तो हमें इस रेखा का स्लोप निकालना है। तो लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे? ये वाई एक्सिस पर जो मान है यहाँ पर, ये 1.6, ये 1.7, तो ये हो गया 1.65, ये आ गया 1.65, और इस पॉइंट का मान है 1.4, तो ये हो गया 1.4। तो दोनों इस मान में से ये मान घटा देंगे तो ये ए बी की लंबाई आ जाएगी। ए बी आ गई हमारी 0.25। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर इस मान में से ये मान घटा देंगे तो बी सी की लंबाई आ जाएगी। तो ये मान कितना है? ये है 3.02 और ये 3.04, तो ये 3.03 हो गया यहाँ पर। तो ये 3.03, यहाँ पर है ये 2.94 ये बिंदु, तो ये हो गया 2.94। तो 3.03 माइनस 2.94 इज इक्वल टू 0.09। तो अब स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप? ए बी, जो ए सी लाइन है इसका स्लोप होगा ए बी बटे बी सी। तो हमने ए बी का मान निकाल लिया और बी सी का मान निकाल लिया, तो ये स्लोप हो जाएगा ये ए बी बटे बी सी। तो ए बी कितना था हमारा 0.25 और बी सी कितना था 0.09। तो ये सूत्र होता है बैंड गैप का, एनर्जी बैंड का, बैंड अंतराल का, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/5.036 इंटू ए बी बटे बी सी, यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप निकाल लिया हमने। ये स्लोप आएगा ग्राफ से, तो स्लोप इसमें रख देंगे। तो ये मान सारे रख दिए इसमें हमने, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मान आता है 0.55। इसकी जो बैंड गैप की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा परिणाम हो गया। जो अर्धचालक था उसका बैंड अंतराल हो गया 0.55। तो ये हम परिणाम में लिख देंगे। ये हमारा जो सूत्र है, सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे? सूत्र लिख लेंगे बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/5.036 इंटू ए बी बटे बी सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ए बी बटे बी सी क्या है वो स्लोप है। तो ये कैलकुलेट करके हमारा जो गणना परिणाम आया वो, तो गणना में हम गणना करेंगे। जो गणना हमने दिखाई थी अभी यहाँ पर, ये गणना हमें करनी है। ये गणना हो जाएगी। गणना से हमारा ऊर्जा अंतराल निकल आया 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर परिणाम में हम लिखेंगे दिए गए अर्धचालक का बैंड अंतराल डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद लास्ट में आती हैं सावधानियाँ। तो सावधानियों में पहली सावधानी है संधि डायोड में उत्क्रम बायस, यानी हमने उसको पीएन संधि डायोड को किस में लगाया था? रिवर्स बायस, यानी उत्क्रम बायस सीमा से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी जो वोल्टेज हम लगाएंगे वो ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाते हैं, इसमें 2 या 3 वोल्ट के आसपास ही लगाते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? उसका भंजन हो जाएगा, संधि का भंजन हो जाएगा। दूसरा, द्रव के ठंडे होने की दर कम होनी चाहिए ताकि संधि डायोड का और द्रव का तापमान समान रहे। हमने यहाँ पर, आपने देखा, इस कैलोरीमीटर के चारों ओर एक अचालक पदार्थ भर दिया है।
इस अचालक पदार्थ के भरने से इस जो द्रव होगा उसके ठंडे होने की दर धीमी हो जाएगी। जल्दी जल्दी अगर इसको इस पर नहीं रखेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, उतनी जल्दी इस संधि डायोड का टेम्परेचर नहीं घटेगा तो हमारी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो द्रव का जो तापमान है वो धीरे धीरे घटना चाहिए, जिससे कि संधि का ताप और द्रव का ताप समान रहें और हमारी रीडिंग सही आए। तो अगला सावधानी है, द्रव का निरंतर विलोडन करते रहना चाहिए। विलोडक डाला है उसमें हमने तार, एक ये देखा, ये तार पड़ा हुआ है, इसको विलोडक बोलते हैं। इससे इसको हिलाते रहते हैं जिससे पूरे द्रव का ताप समान रहे, यानी कहीं ठंडा हो, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द्रव का निरंतर विलोडन करते रहना चाहिए ताकि संपूर्ण द्रव का ताप समान रहे। तो इस तरह से ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आप ये पूरा प्रैक्टिकल अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे, रीडिंग समेत गणना लिखेंगे। इस चित्र को नहीं बनाना है, इस चित्र की जगह आपको जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ग्राफ पेपर पर जो भी रीडिंग है उनका एक ग्राफ बनाना होगा और ये सर्किट पेंसिल से बनाना होगा। सिद्धांत में आपको इस सूत्र लिखना होगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर आपका जो भी प्रयोग नंबर आ रहा है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी है वो यहाँ पर क्रम संख्या उसकी डाल देंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रयोग कंप्लीट होता है।